चलिए हम कौमी आवाज के खेल के दूसरे पॉडकास्ट में शिरकत करते हैं। तमाम नाजरीन और सामीन का इस्तकबाल है। वर्ल्ड कप सिर्फ एक फुटबॉल टूर्नामेंट नहीं, बल्कि दुनिया भर की कल्चरल, इमोशनल और ख्वाबों की एक ग्रैंड पब्लिक गैदरिंग है। जैसे जैसे ये मुकाबला फैलाव इख्तियार कर रहा है, इसके असरात खेल की हदूद से निकलकर समाजी, इकोनॉमिक और कल्चरल मैदानों में फैल रहे हैं। आज के इस पॉडकास्ट में हम इस बात का जायजा लेंगे कि क्या बढ़ता हुआ फीफा आलमी कप अपनी यूनिकनेस बरकरार रख पाएगा। कौन सी टीमें हैरान कुन कारकर्दगी दिखा सकती हैं और खिलाड़ियों को मुख्तलिफ ममालिक, मौसमों और ट्रैवलिंग चैलेंजेस का किस तरह सामना करना पड़ेगा। हम ये भी जानेंगे कि यह आलमी इवेंट उभरते हुए फुटबॉल ममालिक के लिए किस कदर अहम साबित हो सकता है। सोशल मीडिया ने शायकीन के तजर्बे को कैसे बदल दिया है और एक कामयाब वर्ल्ड कप आने वाली नस्लों के लिए किस किस्म की लीगेसी छोड़ सकता है। हमारे साथ रहिए इस दिलचस्प गुफ्तगू के लिए, क्योंकि हम बात करेंगे अपने मेहमान शाहजी प्रभाकरन से। शाहजी प्रभाकरन, आपका नमस्कार। इस्तकबाल है। नमस्कार। नमस्कार। शाहजी साहब, आपकी नज़र में क्या फीफा वर्ल्ड कप में इजाफे के साथ इसकी एक्सक्लूसिव हैसियत कम हो रही है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप देखेंगे कि जो पिछला वर्ल्ड कप में 32 टीमें थी, इस बार 48 हैं। और देखिए, जो 4 बार का विजेता इटली क्वालिफाई नहीं कर पाया। तो ये दर्शाता है कि ये आसान नहीं है वर्ल्ड कप में क्वालिफिकेशन पाना। और ये इजाफे के वजह से ही आप देखेंगे कि कुछ हमारे एशिया से 9 टीमें क्वालिफाई कर गई। और उज्बेकिस्तान हो, जॉर्डन हो, पहली बार क्वालिफाई कर रहे हैं। और इराक का भी क्वालिफिकेशन प्लेऑफ के बाद हुआ, तभी 9 कंट्री, 9 देश एशिया से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यूरोप में भी ऐसा ही है। आप देखें कि नॉर्वे ऐसी टीम है जिसके जो स्ट्राइकर हैं वो आज के दिन में सबसे ज्यादा गोल दागते हैं, जो हैलन है। वो अगर ये वर्ल्ड कप अगर शायद 48 टीम का ना होता तो शायद नॉर्वे भी क्वालिफाई नहीं कर पाता। तो पूरी दुनिया हॉलैंड को भी नहीं देख पाते वर्ल्ड कप में। तो मुझे नहीं लगता कि जो आज के दिन में देखेंगे कि ये तो 25% से भी कम है कंट्रीज। 211 कंट्रीज खेलती है फुटबॉल, जो फीफा के मेंबर हैं। उसमें 48 देश इसमें भाग लेंगे, तो 25% भी नहीं है। तो इसलिए ये बड़ा होना इसको ज्यादा इंक्लूसिव हो रहा है। तो डेफिनेटली ज्यादा से ज्यादा टीमें, नई टीमें इसमें भाग ले पा रही है और कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ा है। और इसकी अहमियत में कोई कमी नहीं होगी। ये इसकी अहमियत बढ़ेगी क्योंकि ये बड़ा है। और ये पहली बार होगा कि इतना बड़ा वर्ल्ड कप 3 देशों में खेला जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी कमी होगी, बस इजाफा ही होगा। और ये और ज्यादा आकर्षित होगा। और इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग, फैंस और जुड़ेंगे। तो जब हम इस वर्ल्ड कप के बाद अगर हम इसका एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि बहुत सारे नए रिकॉर्ड बन गए। अब आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो आमतौर पे शुरू में नहीं पूछते, कौन सी कौमी टीम, नेशनल टीम इस टूर्नामेंट में गैर मुतवक्के दावेदार, सरप्राइज कंटेंडर के तौर पर उभरने के लिए बेहतरीन पोजीशन में है? देखिए, ऐसा सरप्राइज एलिमेंट तो मैं तो नहीं कहूंगा, क्योंकि जो यूजुअल सस्पेक्ट्स हैं वही हैं सरप्राइजेस। क्योंकि वर्ल्ड कप है और इस बार एक मैच ज्यादा खेलेंगे जो भी टीम है। तो पिछले वर्ल्ड कप तक 7 मैच खेलते थे फाइनल तक, तो इस बार 8 मैच खेलेंगे। तो आपको एक एक नॉकआउट राउंड बढ़ गया है, और जो राउंड ऑफ 32 है। तो इसीलिए चैलेंजेस और भी ज्यादा है। तो लेकिन जिस टीम के जो
8 मैच होने का मतलब है कि आपका बेंच स्ट्रेंथ जितना स्ट्रांग होगा उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। तो अगर आप की टीम किसी कुछ खिलाड़ियों के वजह से अच्छा परफॉर्म करे, लेकिन वो खिलाड़ी इंजर्ड हो जाए या नहीं खेल पाए, तो दिक्कतें आएंगी। तो इसीलिए जो टीमें जो मजबूत होंगी अपने बेंच स्ट्रेंथ के आधार पर, वही टीम जाके जीतेगी। तो मेरे उम्मीद तो यही है कि यूजुअल सस्पेक्ट डेफिनेटली फ्रांस ने पिछले 2 वर्ल्ड कप फाइनल खेले हैं उन्होंने, और एक बार वो 2018 की चैंपियन है, 2022 में अर्जेंटीना के साथ पेनल्टीज में हारे, और इस बार भी बिल्कुल बिल्कुल दावेदार है। और उसके साथ स्पेन भी दावेदार है, स्पेन की टीम भी अच्छी है, और उसके साथ साथ पोर्तुगल की टीम भी अच्छी है, क्योंकि उनके बहुत सारे टैलेंट्स हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो खैर आखिरी वर्ल्ड कप खेलेंगे, लेकिन उनके जो युवा शक्ति है, जो नए उभरते खिलाड़ी हैं, वो बहुत बड़े क्लबों में खेल रहे हैं यूरोप में। तो उनका भी बेंच स्ट्रेंथ अच्छा है, स्पेन का भी बेंच स्ट्रेंथ अच्छा है, फ्रांस का भी अच्छा है। और उसके बाद हम जर्मनी जो है, पिछला 2 वर्ल्ड कप उनका सही नहीं रहा है। वो 2014 में जीते जरूर है, और 4 बार वर्ल्ड चैंपियन है, लेकिन 2018 और 22 का परफॉर्मेंस उनके लिए बहुत ही अच्छा नहीं रहा। तो लेकिन उनके पास टैलेंट है, और अगर वो एक इमर्जिंग साइड हो सकती है डेफिनेटली। फिर जो पिछले बार के चैंपियन है अर्जेंटीना, उनके 17 खिलाड़ी जो पिछला वर्ल्ड कप जीते वो इस बार खेलेंगे। तो अगर वही मोटिवेशन रहा, उसी पर्पस से खेलेंगे, तो डेफिनेटली कुछ अच्छा कर सकते हैं। लेकिन मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि वो वर्ल्ड कप जीतने के लिए बिल्कुल वैसे दावेदार होंगे जैसे फ्रांस या स्पेन या पोर्तुगल। तो उनको मैं सेकंड कैटेगरीज में रखूंगा। लेकिन कुछ भी हो सकता है, उनके नए खिलाड़ी क्या पता जो बेंच स्ट्रेंथ हमने नहीं देखा है वो अच्छा खेले। और उसके साथ साथ नेदरलैंड को हम कभी अलग नहीं कर सकते, क्योंकि आप देखेंगे उनके वर्ल्ड कप इतिहास में वो ज्यादातर टॉप 4 टॉप 2 पहुंचते हैं। उसके साथ साथ क्रोएशिया भी है, क्रोएशिया बल्कि इंग्लैंड के ग्रुप में है। तो एक तगड़ा उनका जो एक ही ग्रुप मुझे ऐसा लगता है जो ग्रुप एल है, उसमें घाना भी है, और 2 टीमें क्वालिफाई करेगी, लेकिन तीसरा बेस्ट भी, तीसरे पोजीशन के जो 8 बेस्ट होंगे वो भी क्वालिफाई करेंगे। तो अगर इंग्लैंड क्रोएशिया के जो ग्रुप एल है, इनमें से इंग्लैंड क्रोएशिया के भी चांसेस हैं ऊपर जाने के सेमीफाइनल तक। तो यही दावेदारी इन्हीं की है। और ब्राजील एक नए रीडेवलपमेंट के फेज में है। उनके कोच जो एंcelotti, पहली बार उन्होंने यूरोपियन कोच को रखा है, बहुत एक्सपीरियंस्ड, और उन्होंने बहुत सारे ट्रॉफीज टाइटल्स जीते हैं। तो अगर उन्होंने अपने टीम को एक वैसा शेप दे दिया वर्ल्ड कप में, तो वो भी कुछ सरप्राइजेस कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा चैंपियन फुटबॉल में ब्राजील ही रहा है, 5 बार उन्होंने वर्ल्ड कप जीता है। तो मुझे लगता है कि इस बार ब्राजील भी पिछले जो उनके वर्ल्ड कप रहे हैं, जब उन्होंने होस्ट भी किया था, तो वो जो मैच जर्मनी के साथ वो जो हारे थे, एक बिल्कुल ही एक सबसे दुखद दिन था उनके फुटबॉल के इतिहास में। वैसा हार ब्राजील ने कभी नहीं देखा अपने घर पर। तो और उसके बाद 18 और 22 में भी उनका जो परफॉर्मेंस वैसा नहीं रहा। तो लगता है कि इस वर्ल्ड कप में वो कुछ अपना छाप छोड़ के जाएंगे, तो ये भी उम्मीद है। चाची साहब, जैसे मुख्तलिफ शहरों में, वेरियस सिटीज में और मुकाम पर शेड्यूल होने वाले मैचेस तवील सफरी फासले यानी लॉन्ग ट्रेवलिंग डिस्टेंस, मौसमी फर्क यानी चेंजेस इन वेदर और बिजी शेड्यूल के बाइस खिलाड़ियों को किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है?
देखिए, ये वर्ल्ड कप बड़ा है, और मैच के बीच में गैप्स भी ज्यादा है। पिछले तो इस बार 5-7 दिन के गैप्स भी हैं हर मैच के बीच में। और ये खिलाड़ी, प्रोफेशनल खिलाड़ी, ये इनको वो एक्सपीरियंसेस भी हैं, क्योंकि जो भी यूरोप में खेलते हैं, साउथ अमेरिका में खेलते हैं, इवन एशिया में खेलते हैं, हमने देखा है कि वो कभी कभी आप कॉन्टिनेंटल चैंपियंस लीग खेलते हैं, तो आपका जो डोमेस्टिक लीग है, तो 2 मैच बड़े लेवल पे खेलना पड़ता है हर वीक में, ज्यादातर टीम को। तो बस लेकिन दिक्कत यही होती है कि आप सीजन के एंड पे आप वर्ल्ड कप पे जा रहे हो, तो एक थकान, फैटिग, अगर आप अवॉइड कर पाए, कि जो क्यूमुलेटिव फैटिग है, क्योंकि सीजन इतना बड़ा होता है कि आप, कोई कोई खिलाड़ी 40 मैच खेल चुका है, या 45 मैच खेल चुका है, कोई 50 भी खेल चुका है, तो ये अभी कुछ फ्रेंडलीज भी खेलेंगे, उसके बाद वर्ल्ड कप में आप खेलोगे। तो वो क्या है कि खिलाड़ी के जो कंडीशन है उस पर डिपेंड रहेगा। डेफिनेटली लंबे ट्रैवल्स हैं, आप क्रिस क्रॉस करोगे पूरे नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, कनाडा, मैक्सिको, यूएस के भी सिटीज, बहुत ज्यादा ट्रैवल डिस्टेंसेस हैं। लेकिन अच्छा ये है कि मैच के बीच में गैप्स हैं, तो उनको रिकवरी का टाइम भी मिलेगा। और आज के दिन जो खिलाड़ी और टीम बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से तैयारी करते हैं, साइंटिफिक तरीके से ट्रैवल करते हैं, और सारा एक्सपर्टीज उनके पास होता है। तो अगर कोई डिस्रप्शन नहीं रहा उनके स्केड्यूल में, तो मुझे नहीं लगता कि दिक्कतें आएंगी, और सब कुछ सही रहेगा, क्योंकि इनकी आदतें हैं ऐसा ट्रैवल करना और मैच खेलना, अपने आप को एडजस्ट करना। और खिलाड़ी बिल्कुल जो फोकस होता है वो हर चीज को आसानी से कर पाते हैं। तो मुझे उम्मीद यही है कि सब कुछ स्मूथ रहेगा और सही रहेगा। शाजी साहब, वर्ल्ड कप इन रीजन में फुटबॉल की तरक्की में किस तरह का रोल प्ले कर सकता है, जहां ये खेल अभी तरक्की के मरहले में है? देखिए, आप नए नए जो कंट्रीज डेवलप हो रहे हैं, नए कंट्रीज क्वालिफाई कर रहे हैं, तो हर वर्ल्ड कप जो है एक छाप छोड़ता है। और जो छोटी से छोटी कंट्रीज जो खेलेगी वर्ल्ड कप में, उनका प्रदर्शन देखकर जो कंट्रीज में फुटबॉल लोकप्रिय है, और उनका एम्बिशन है कि हम भी क्वालिफाई करें, तो वहाँ के जो लीडरशिप है, फुटबॉल के अलावा भी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, जिनके हाथ में देश का पूरा जिम्मेदारी। गवर्नेंस रहता है, और यूथ को चैनलाइज करने के लिए फुटबॉल से बड़ा अच्छा स्पोर्ट नहीं हो सकता। तो डेफिनेटली इससे इंस्पायर होते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया जो है अगले अभी 8 दिन कुछ टाइम रह गए वर्ल्ड कप किक ऑफ होने के लिए, तो हम देखेंगे कि जो अराउंड जो 39 डेज का वर्ल्ड कप होगा, हाँ, लगभग 40 दिन का वर्ल्ड कप है इस बार, जो पिछले वर्ल्ड कप से 8 दिन ज्यादा रहेगा। तो ये देखेंगे कि ये पूरी दुनिया में जो कन्वर्सेशन है, जो बातचीत है, फुटबॉल के अराउंड ही रहती है, क्योंकि इतना बड़ा इवेंट और कोई नहीं है दुनिया में। तो इससे जो आप इससे जो इंस्पायर होते हैं, उससे बहुत सारी कंट्रीज में कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। तो इसका फायदा होता है, क्योंकि वो देखते हैं कि इसमें जो फैन बेस है वो अराउंड 4.5 बिलियन लोग हैं। हैबिटेट जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, उनका दो तिहाई पॉपुलेशन फुटबॉल से प्यार करता है, और उन फुटबॉल के बिल्कुल करीब है। जो कंट्रीज में फुटबॉल आज के दिन में वर्ल्ड कप नहीं पहुंच पा रही, तो उनको लगता है कि जब उज्बेकिस्तान क्वालिफाई कर गया, जॉर्डन क्वालिफाई कर गया, देन आपके जो छोटे कंट्री हैं,
अफ्रीका से आ रहे हैं, तो और कॉन्टिनेंट से आ रहे हैं। तो उम्मीद यही होती है कि हाँ, हम भी मेहनत करें और हम कुछ ऐसा करें ताकि हम उस स्टेज पे पहुंच पाए। और वर्ल्ड कप में आप एक बार पहुंच गए तो पूरी परिस्थिति गेम की बदल जाती है, क्योंकि आपके पास ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट मिलता है। सपोर्ट, कॉमर्शियल सपोर्ट हो गया, मार्केट का सपोर्ट हो गया, गवर्नमेंट का सपोर्ट हो गया। फिर लोग ज्यादा से ज्यादा फुटबॉल के प्रति उनका रुझान बढ़ जाता है। तो उससे फायदा ही फायदा रहता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वर्ल्ड कप भी एक बड़ा लेगेसी इस क्रिएट करेगा, जो कि जो नॉर्थ अमेरिका में फुटबॉल और मजबूत होगा। पहली बात तो ये है, क्योंकि आप कनाडा में फुटबॉल बढ़ रहा है, लेकिन मैक्सिको एक फुटबॉल कंट्री है। यूएस जो है, यूथ फुटबॉल बहुत बढ़ रहा है। वहाँ का जो लीग है वो भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो ये जो वर्ल्ड कप की लेगेसी इन तीनों कंट्रीज में और ज्यादा मजबूत करेगी, और ज्यादातर कनाडा और यूएस में इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और डेफिनेटली जैसा मैंने कहा कि और जो कंट्रीज जो क्वालिफाई नहीं हुई है, उनको भी ये लगेगा कि हमें और मेहनत करने की जरूरत है, हमें नई पद्धति लाने की जरूरत है, और इसको फुटबॉल को कैसे बड़ा करें ताकि हम अगला वर्ल्ड कप तक हम वहाँ उस मकाम तक पहुंच पाए और अपने देश को एक बड़ा अचीवमेंट दे पाए। क्या ट्रेडिशनल फुटबॉल पावर्स या नेशंस जैसे यूरोपीय कंट्रीज हैं या जनूबी अमेरिका है या साउथ अमेरिका है वगैरह अपनी बरतरी बरकरार रख सकेंगे, या इस उभरते हुए नेशंस उन्हें सख्त चैलेंज देंगे? मुझे अभी तक तो उम्मीद नहीं लग रहा कि कोई हम एशिया से हमारा हम उस लेवल तक अभी पहुंचेंगे, या नॉर्थ अमेरिका से या ओशियानिया रीजन से। तो ज्यादातर देखिए, अभी तक जो वर्ल्ड कप जो कंट्रीज ने जीता है, और ज्यादातर मतलब दो कॉन्टिनेंट से ही है, साउथ अमेरिका और यूरोप से। तो यूरोप। डेफिनेट, और क्योंकि आज के दिन जो ज्यादातर खिलाड़ी उस लेवल के आ रहे हैं, तो ये दो ही कॉन्टिनेंट से आ रहे हैं। लेकिन एशियन फुटबॉल का आप प्रदर्शन देखेंगे तो अच्छा ही हो रहा है। और इस बार जापान डेफिनेटली उम्मीद है कि बहुत आगे तक जाएगी, ये है। तो और वैसे ही हम देखेंगे कि अफ्रीकन कंट्रीज का भी प्रदर्शन पिछले वर्ल्ड कप से अच्छा रहेगा। और डेफिनेटली नॉर्थ अमेरिका की जो होस्ट है, मेक्सिको, डेफिनेटली कनाडा से भी उम्मीद है, और यूएस से भी उम्मीद है कि वो आगे तक जाए। लेकिन आखिर में अगर हम उम्मीद रखते हैं कि कौन वर्ल्ड कप जीतेगा, तो यही दो कॉन्टिनेंट से ही हम उम्मीद रख सकते हैं, क्योंकि आज के दिन में जो खिलाड़ी उनके पास है, वो बाकी कॉन्टिनेंट में अभी वैसे खिलाड़ी नहीं आए हैं। और तो बट ये चेंजेस जरूर देखेंगे हम अगले कुछ वर्ल्ड कपों में, कि एशियन टीम्स चैलेंज कर रहे हैं, अफ्रीकन टीम्स चैलेंज कर रहे हैं, नॉर्थ अमेरिकन टीम चैलेंज कर रहे हैं वर्ल्ड कप जीतने के लिए। सोशल मीडिया का क्या रोल रहेगा इस वर्ल्ड कप में? देखिए, सोशल मीडिया तो बिल्कुल आज के दिन एक इंटीग्रल पार्ट है हर चीज का। वो स्पोर्ट्स हो, या दिनचर्या हो, या कुछ भी आप किसी भी संदर्भ में देखें, तो आप सोशल मीडिया के द्वारा ये और पॉपुलर होता है कोई भी चीज आप। तो एक जो ट्रेंड और जो एंगेजमेंट आप देखेंगे, तो सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा दिखेगा। तो फुटबॉल क्या है कि डेफिनेटली एक चर्चा का विषय रहेगा सोशल मीडिया में, और नए से नए लोग भी जुड़ेंगे और नए से नए लोग भी इस पर बात करेंगे। और आप ये देखेंगे कि इंडिया में भी इंडिया की टीम वहां नहीं जा रही है, वहां क्वालिफाई नहीं हुई है, लेकिन आम लोग, बहुत सारे लोग इस सवाल को रखते हैं सोशल मीडिया के द्वारा कि इंडिया टीम क्यों क्वालिफाई नहीं कर पा रही, क्या करना चाहिए।
क्यों हम कमजोर हैं। तो जो कन्वर्सेशंस, जो एंगेजमेंट सोशल मीडिया के द्वारा होता है वो पहले नहीं देखने को मिलता था, क्योंकि पहले माध्यम ही नहीं था कि आम लोगों का की बातें सामने नहीं आती थी, अनटिल अनलेस कोई मेन स्ट्रीम जर्नलिस्ट उस चीज को लिख रहा है, कवर कर रहा है। लेकिन आज के दिन सबके पास प्लेटफॉर्म है, जो अपना जो कमेंट्स है, फीडबैक है, अपना व्यक्तिगत राय दे सकते हैं। तो सोशल मीडिया के द्वारा हर चीज का आकलन हो जाता है कि कितना बड़ा सक्सेस रहा है। तो आज के दिन में अगर कोई भी इवेंट का सक्सेस नापना है तो वो पहले सोशल मीडिया के एंगेजमेंट से ही पता चल जाता है। तो जितना ज्यादा एंगेजमेंट वहां होगा, इस वजह से आप देखेंगे कि टीवी व्यूअरशिप वो भी थोड़ा कम हो रहा है। हर हर स्पोर्टिंग इवेंट में ये हो रहा है। तो लेकिन लोग सोशल मीडिया में ही ज्यादातर कंज्यूम करते हैं, इवेंट्स को देखते हैं, और अपना राय रखते हैं, और एक इंटरेक्शंस होता है। तो इसीलिए ये मुझे उम्मीद है कि सोशल मीडिया से जो स्पोर्ट की पॉपुलैरिटी है और फुटबॉल जो और ज्यादा पेनिट्रेट होगा मासस में। हाजी साहब, मैं आखिर में एक सवाल करना चाहूंगा। एक कामयाब फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल से आगे बढ़कर दुनिया के लिए किस किस्म की लीगेसी छोड़ेगा? देखिए, हर वर्ल्ड कप अपने लेगेसी छोड़ता है, तो मुझे इस वर्ल्ड कप से यही उम्मीद है कि ये और फुटबॉल और बड़ा हो, और ज्यादा से ज्यादा बच्चे फुटबॉल खेले। क्योंकि हम जब अब सोशल मीडिया की बात कर रहे थे, तो हम डिजिटल जो अ, एक तरह से हर चीज हम डिजिटल डिपेंडेंट हो गए हैं। और स्पेशली हर बच्चा अगर फुटबॉल से जुड़ पाएगा, तो वो जो डिजिटल एक टाइम जो वो कंज्यूम करते हैं, उससे थोड़ा सा दूर होंगे, और हेल्थ पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो बहुत बड़े मैसेजेस आने चाहिए, ताकि जो नए जनरेशन्स एक हेल्दी लिविंग की तरफ जाए और फुटबॉल को अडॉप्ट करे, और फुटबॉल जैसा स्पोर्ट जो है, क्योंकि देखिए ये नए स्टार्स देखेंगे, और वहाँ जो परफॉर्मेंस दिखेगा उससे लोग, बच्चे बहुत ज्यादा आकर्षित होते हैं, और आप देखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा फुटबॉल खेलने को दौड़ेंगे। तो बट इससे ज्यादा बड़ी लेगेसी ये होनी चाहिए कि हम पूरे दुनिया को कैसे यूनाइट कर रहे हैं फुटबॉल के द्वारा, और हम एकजुटता दिखाएं। फुटबॉल और फुटबॉल का जो मैसेज है कि पूरे दुनिया को एक यूनाइटेड फोर्स की तरह, एक फैमिली की तरह, और सब जुड़े रहें, और जो हमारे अंतरकला, जो भी हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो दूर हो, और एक बड़ा मैसेज हो कि सारी जो दुनिया है वो एक है, और हमें सब एक साथ मिलकर सहयोग से पूरे जो दुनिया की आबादी है उनके खुशहाली के लिए काम करना चाहिए। और फुटबॉल का सबसे बड़ा मैसेज ये होगा, और मुझे यही लगता है। और इसकी कामयाबी भी यही है, क्योंकि देखो वर्ल्ड कप तो एक टीम जीतेगी, वो सेलिब्रेशन होगा, उनके फैंस होंगे, लेकिन हर कोई को ये कैसे टच करेगा, ये वर्ल्ड कप हर सिटीजन को कैसे टच करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी वजह से ये बहुत होलिस्टिक होता है, ये वर्ल्ड वर्ल्ड कप, फुटबॉल वर्ल्ड कप, क्योंकि ये हर आम आदमी को छूता है किसी ना किसी तरीके से। तो मुझे उम्मीद है कि इसकी जो लेगेसी बहुत स्ट्रांग होगी, इससे वर्ल्ड पीस पे इम्पैक्ट पड़ेगा पॉजिटिव वे में, और हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स कम होंगे, और एक हम देखेंगे कि एक कोलैबोरेटिव और कोहेसिव वर्ल्ड हमारे सामने आए। ये थे हमारे मेहमान शाहजी प्रभाकरन।
जिन्होंने अपने ख्यालात हमारे साथ शेयर किए। हमारे मेहमान की राय सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इंतज़ार कीजिए फीफा आलमी कप के अगले एपिसोड का।